राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग छात्र 11th क्लास कक्षा 11 का गणित का एक टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मर्ज किया गया है, इसलिए टॉपिक का नाम एनसीईआरटी के हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी सम्मिश्र संख्याएं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग हो गया हिंदी में द्विघात समीकरण। इसका अर्थ है कि अगर हिंदी में इसका टॉपिक देखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग इसके इनिशियल कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं क्या है। भारतवर्ष में एक गणितज्ञ, बहुत बड़े गणितज्ञ, महान गणितज्ञ, जिन्होंने द्विघात समीकरण के ऊपर बहुत अच्छा वर्क किए, उनका नाम महावीराचार्य था और उनकी एक किताब है गणित सार। उनका एक किताब का नाम है गणित सार। ये लगभग 1850 एडी में ये किताब प्रिंट हुआ। लगभग आप रख लेंगे, क्योंकि अगर साक्ष्य को देखते हैं तो ये कहीं कहीं 851 एडी भी लिखा हुआ मिलता है, इसलिए लगभग 850 एडी में महावीराचार्य ने द्विघात समीकरण में एक समीकरण x² + 1 = 0 का एनालिसिस किए। उस एनालिसिस में महावीराचार्य ने बताए कि x का कोई भी रियल वैल्यूज इस इक्वेशन को जीरो नहीं कर पाता है। अब रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं। वास्तविक संख्या का मतलब है कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। इस नेचुरल नंबर के बाद ये होल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 है। होल नंबर इससे बड़ा होगा क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड होगा। उसके बाद ये इंटीजर का सेट है और इंटीजर्स के बाद ये हमारा रैशनल नंबर का सेट है। यहाँ इरैशनल नंबर का सेट है, जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब यहाँ प्राकृत संख्या से है, आप इसे प्राकृत संख्या कहेंगे। होल नंबर का मीनिंग है पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या हमारे पास में है। इंटीजर का मतलब हमारे पास ये पूर्णांक संख्या है। और ये क्यू लिखा हुआ है, ये हमारे पास परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। और ये सेट अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और ये दोनों का अगर हम कंबाइंड एक सेट का निर्माण करें तब ये वास्तविक संख्या बनता है, वास्तविक संख्या का निर्माण करता है। तो महावीराचार्य ने ये एनालिसिस किए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में एक भी नंबर ऐसा नहीं है
जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। कहने का अर्थ है कि अगर आप किसी नंबर को ले लें, जैसे किसी भी नेचुरल नंबर को लेंगे तो उसका वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या होगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 1 का स्क्वायर 1। अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर लेने के बाद उसका वर्ग या तो 0 होगा और या तो फिर उसका वर्ग धनात्मक होगा। जैसे होल नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, 0 स्क्वायर तो 0, या फिर हम कर लें 1 भी आपका होल नंबर है तो ये भी 1, 2 स्क्वायर तो यहाँ भी 4। तो होल नंबर के केस में ये वर्ग करने के बाद या तो 0 होगा या तो फिर आप पॉजिटिव धनात्मक संख्या होगा, और नेचुरल नंबर का अगर वर्ग करते हैं तो धनात्मक होगा। इरेशनल नंबर का भी वर्ग करेंगे तो या तो फिर 0 होगा और या तो फिर हमारे पास में धनात्मक होगा। जैसे एग्जाम्पल -1 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 1, और 1 का स्क्वायर भी 1। नेचुरल नंबर में हमारे पास आपके पास में इंटीजर में 0 भी इंक्लूड है, तो 0 का भी स्क्वायर करेंगे तो यहां 0 होगा। कहने का अर्थ है कि इस इक्वेशन को 0 होने के लिए यक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होनी चाहिए, और उस समय वास्तविक संख्या में एक भी संख्या ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था जिसके वर्ग करने के बाद उसका मान निगेटिव आ जाए, उसका मान आपका ऋणात्मक आए, और जिसके कारण से यह इक्वेशन 0 हो जाए। इसका अर्थ था कि हमारे पास जो संख्या पद्धति थी उस संख्या पद्धति का एक्सपेंशन करना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि द्विघात समीकरण का अर्थ है कि इसका घात 2 है, और घात 2 का अर्थ है कि इसके 2 वैल्यूज होंगे, यक्स के 2 वैल्यूज होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। ध्यान देंगे, अभी हम द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं, तो द्विघात का अर्थ है जिस समीकरण का घात द्वि है, इसका मतलब जिस समीकरण का घात 2 है, और अगर घात 2 हो गया तो इसका अर्थ है कि इसमें यक्स के ऐसे 2 वैल्यूज होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। यह आपका जो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का रूल बताता है। मतलब अगर घात 3 होता, सपोज डैट अगर 3 घात की बात करते, घात 3 होता तो इसके 3 वैल्यूज होते जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता। अगर घात 4 हो जाएंगे तो इसके 4 वैल्यूज होंगे जो कि समीकरण को सेटिस्फाइड करेंगे। लेकिन यहां द्विघात समीकरण है, और महावीराचार्य भी द्विघात समीकरण का एनालिसिस किए, तब उन्होंने देखा कि वास्तविक संख्या में से कोई भी एक ऐसा संख्या नहीं है जिसका कि वैल्यू वर्ग करने के बाद उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। और जब तक चूंकि +1 है और जब तक इसकी वैल्यू ऋणात्मक नहीं होता है तब तक इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे पास में इस नंबर के अलावे भी किसी नंबर की जरूरत थी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। सेकेंड में इसके बाद एक गणितज्ञ आपके पास में आते हैं, ऑयलर, EULEAR, ऑयलर। उन्होंने सबसे पहली बार एक नंबर इंट्रोड्यूस किए। अब उन्होंने कहा कि वास्तविक संख्या में तो कोई संख्या है नहीं, माने वास्तविक संख्या के वर्ग करने के बाद कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं मिलती है। तो ऑयलर ने ग्रीक वर्ड का 9th लेटर जो आपका है वो आयोटा होता है, तो उन्होंने एक नंबर इंट्रोड्यूस किया आयोटा को, और उन्होंने कहा आयोटा के बारे में कि अगर आप √(-1) की जो वैल्यू होगी वो आयोटा होगा, ये आयोटा होगा, आप इस प्रकार से आयोटा होगा, इसका नाम आयोटा है। ये 9th आपका, अगर आप जैसे आप अल्फाबेट पढ़ते हैं
तो अगर आप ग्रीक अल्फ़ाबेट को देखेंगे तो ये 9th आपके पास में सीरियल नंबर में 9वां लेटर है जो हमारे पास में आयोटा है। तो ऑयलर ने सबसे पहली बार एक नंबर इंट्रोड्यूस किया और उस नंबर को हम लोग आयोटा के नाम से जानते हैं। अब आप यहां कह सकते हैं कि अगर यहां आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यूज -1 होगा, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यूज हमारे पास -1 होगा, और जैसे ही -1 होगा इस नंबर से ये नंबर हमारे पास नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ, जो नंबर वास्तविक संख्या के एक्स्ट्रा एक नंबर आया आयोटा और जिसकी वैल्यू -1 के बराबर होगा। इसका अर्थ है कि ये पहला नंबर है, ये पहला नंबर है जिसकी वैल्यू वर्ग करने के बाद ऋणात्मक होता है, और तब इस वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तब यह इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है। इक्वेशन का अब हम फिर से एनालिसिस करते हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, दो द्विघात समीकरण लेते हैं। x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, इसका वर्किंग रूल या तो फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि आप इसे x स्क्वायर -1 स्क्वायर इक्वल टू 0 लेते हैं, 1 को 1 स्क्वायर लिख लिए हैं, a स्क्वायर -b स्क्वायर के फॉर्मूला से इसे हम एक्सपेंड करते हैं, तो x -1 और x + 1 इक्वल टू 0। यहां आइदर x -1 इक्वल टू 0 ले सकते हैं या x + 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1 फाइंड होता है। मतलब इस इक्वेशन में x इक्वल टू -1 रखने के बाद भी इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगे और x इक्वल टू 1 रखने पर भी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। या इस इक्वेशन को इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू √(-1) और तब इसकी वैल्यू लिखेंगे x इक्वल टू +-1। ये हमारे पास मेथड्स है और इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये फाइंड करते हैं कि -1 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और 1 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या रूट आप उसे कह लें, मूल कह लें हिंदी में। मतलब x के इस इक्वेशन के दो मूल हो गए -1 और 1। अब यहीं हम दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं, x स्क्वायर +1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की बात करेंगे तो इसका तो फैक्टराइजेशन तत्काल होगा नहीं, रियल नंबर के हिसाब से अगर चलें तो। लेकिन जैसे ही यूलर्स ने इस रिलेशन को दिया i स्क्वायर, इस आयोटा को i भी लिखते हैं, अभी इसका भी हम चर्च करेंगे, इक्वल टू -1, या पहले कर ही लेते हैं। ये ओरिजिनल लेटर जो हमारे पास में था वो आयोटा है, आयोटा है, इसको हम लोग आयोटा कहते हैं। अब चूंकि यहां ये जो आयोटा है ये ओरिजिनल में इमेजिनरी वर्ड है, तो इमेजिनरी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है इमेजिनरी, और इमेजिनरी नंबर आप इसे कहें, तो इसका फर्स्ट लेटर आई है, तो हम लोग इसे आई से भी रिप्रेजेंट करने लगे। मतलब आयोटा और आई आपके पास में सेम बातें हैं, आप इसे आयोटा भी लिखें या फिर आप उसे आई भी लिख सकते हैं। तो यहां अगर इस फैक्टर मेथड की बात करेंगे तो x स्क्वायर इसे आप -(-1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं कि हम इसका फैक्टराइजेशन किस प्रकार से कर रहे हैं, और -1 इक्वल टू आई स्क्वायर, तो x स्क्वायर -i स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये x माइनस i एक फैक्टर हो गया और x + i इक्वल टू 0। यहां से रिजल्ट फिर निकलेगा
आइदर यक्स माइनस आई इजकल टू 0 और यक्स प्लस आई इजकल टू 0, मीन्स यक्स इजकल टू आई और यक्स इक्वल टू माइनस आई। ये दो रूट हमारे पास में हो गया। यक्स इक्वल टू आई और यक्स इक्वल टू माइनस आई इक्वेशन यक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0 के दो रूट मिल जाते हैं। या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0, तो यक्स स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर माइनस 1 और यहां माइनस 1 रूट अंडर माइनस 1 इजकल टू, इसी नंबर को आयलर ने रखा था, तो आप इसे यक्स इजकल टू रूट अंडर माइनस 1, तो यक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर आई। यहां से भी आप कह सकते हैं इस मेथड से भी निकालकर कि यक्स के दो वैल्यूज फाइंड हो गए प्लस माइनस आई। इसका अर्थ है कि इस इक्वेशन के दो रूट होंगे प्लस माइनस आई। माने ऑयलर के द्वारा जैसे ही इस नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया तो द्विघात समीकरण के रूट फाइंड होने लगे। इसका अर्थ है कि इस नंबर का एग्जिस्टेंस मैथमेटिक्स में अनिवार्य था। अगर ऐसे हम देखें तो यह हमें देखने में लगेगा कि आई का तो कोई यूज, मतलब आई का कोई सेंस नहीं है, लेकिन सेंस नहीं है लेकिन यह बहुत यूजफुल है। इसके बिना मैथमेटिक्स का इमेजिनेशन आज के डेट में करना संभव नहीं है, क्योंकि कैलकुलस के बहुत सारे एप्लीकेशंस आप इमेजिनरी नंबर से करते हैं। उसके बाद जब ज्योमेट्री की बात करेंगे वहां भी आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, वहां भी आपके पास में इस आयोटा का कॉन्सेप्ट आएगा। ट्रिगोनोमेट्री का जो इतने भी प्रूफ आप देखते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, उसके बाद कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, मतलब कहने का अर्थ है कि कंपाउंड एंगल से लेकर पूरी ट्रांसफॉर्मेशन तक ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी प्रूफ है वो सभी प्रूफ हम इस मेथड के द्वारा कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में अनिवार्य है, डिफरेंशिएशन में अनिवार्य है, हाइपरबोलिक ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं वहां भी ये आयोटा का कॉन्सेप्ट आपके पास में है। तो आज के डेट में ये बहुत यूजफुल है। तो आप कह सकते हैं कि इसका सेंस नहीं है लेकिन यह मैथमेटिक्स में बहुत ही यूजफुल है। इसलिए ये इस आई को आप कह सकते हैं कि इस आई के बिना आज मैथमेटिक्स की इमेजिनेशन करना, कल्पना करना भी जो है एक दुर्लभ हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि संपूर्ण गणित का कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अब इस नंबर से यूज टू होइए और साथ में इसे जानिए कि इसी नंबर को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसी पर एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैमिल्टन थे जिन्होंने कहा, यूलर्स के नंबर के इंट्रोड्यूस करने के बाद हैमिल्टन का एक स्टेटमेंट आया कि मैं गणित पहला वर्ग खोज लिया जिसका मान ऋणात्मक होगा। गणित पहला वर्ग खोजा है जिसका मान ऋणात्मक होगा। यह हैमिल्टन का स्टेटमेंट है। वहीं से आप इमेजिनरी नंबर का डिफिनेशन का यूज कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हैमिल्टन को अगर देखेंगे तो आप कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या आप इसे कहेंगे। ये काल्पनिक संख्या की परिभाषा की बात करेंगे तो यहां से काल्पनिक संख्या की परिभाषा निकल के आएगी कि काल्पनिक संख्या वह संख्या है जिसका वर्ग ऋणात्मक होता है। काल्पनिक संख्या वह संख्या है जिसका वर्ग ऋणात्मक होता है। और हैमिल्टन के द्वारा यह दिया गया स्टेटमेंट का अर्थ ही है कि आपके बारे में कहा जा रहा है कि आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। आप इसे आयोटा कह लें, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये पहला नंबर आपके पास में है
जिसका वर्ग ऋणात्मक होता है, और इसी नंबर को काल्पनिक संख्या कहते हैं। और जब यह काल्पनिक संख्या का एग्जिस्टेंस हुआ तब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि रियल नंबर में एक भी ऐसा वैल्यूज नहीं था जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता। और ये हमारे भारत के महान गणितज्ञ आपका महावीराचार्य ने अपने स्टेटमेंट में जारी किए थे। तो अभी तक हम लोग ये देख चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर, या इसे फिर इमेजिनरी नंबर का फर्स्ट लेटर जो आपके पास में है आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये नंबर आपका ऑयलर के द्वारा दिया गया था। यही हमारे पास में काल्पनिक संख्या को परिभाषित करता है। बाद में इसका डिफिनेशन में आप कह सकते हैं कि हैमिल्टन साहब ने इसको डिफाइन भी किया। अब सबसे पहले इसके इंटीग्रल पावर की बात करते हैं, इसकी घात की बात करते हैं। घात में आप पूर्णांकीय घात लिख सकते हैं। आई का पूर्णांकीय घात इंटीग्रल पावर ऑफ आई, इंटीग्रल पावर ऑफ आई। सबसे पहले देखते हैं, अगर आई का पावर 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये मैथमेटिक्स का यूनिवर्सल लॉ भी है। ए टू पावर आप 0 करते हैं तो इसकी वैल्यूज 1 होता है, तो उसके हिसाब से आप आई भी रखेंगे तो इसकी वैल्यूज 1 होगा। आप आई इक्वल टू आप देख रहे हैं, तो यहां से आई का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। यहां से हम ले सकते हैं कि आई इक्वल्स टू रूट अंडर -1, माने स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो आई इक्वल टू आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आई स्क्वायर की बात करते हैं, आई का पावर 1 है, आई स्क्वायर की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू -1 हो गया। अगर आई क्यूब की बात करेंगे तो यहां से आई स्क्वायर इंटू आई कर लेते हैं, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 और इंटू आई, मतलब इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास -i। अब अगर आई का पावर 4 कर लें तब इसका अर्थ क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और फिर -1, रिजल्ट हमारे पास में आ गया 1। तो ये डाटा जो आप देख रहे हैं, ये बेसिक में आपके पास में कह लेंगे, ये बेसिक आपके पास में एक टूल्स है जिसका अप्लाई करके आप इमेजिनरी नंबर को सिंप्लीफाई करने में इसका प्रयोग करेंगे। अब यहां से कुछ और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सूत्र की बात करते हैं, फॉर्मूला की बात करते हैं। जब आई का पावर 4 इक्वल्स टू 1 फाइंड हो गया तो दोनों तरफ अगर पावर n कर दें तो आई का पावर 4 n बराबर भी हमारे पास रिजल्ट आता है 1। आई का पावर 4 इक्वल टू रिजल्ट हमारे पास में 1 आ गया। अब इसका प्रयोग करके आई के घात के रूप में, बहुत बड़े घात के रूप में, मैंने जिसकी वैल्यूज बहुत बड़ा है, उसको आप सिंप्लीफाई करके छोटा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उसके रूल का, उसका नियम की बात करते हैं। मानते हैं कि आई का पावर समथिंग कुछ p है, अब इसकी वैल्यूज निकालनी है। आई का पावर आपके पास p है और यहां p का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 4 है। अब इसकी वैल्यूज निकालनी है कि इसकी वैल्यूज क्या होगी। तो सबसे पहले ये आप इसके रूल में रख लें, ये हमारे पास रूल है। तो इस p को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद मानते हैं कि ये भागफल हमारे पास q आता है और इसका शेष r हो गया।
मीन्स हम कह सकते हैं कि P इक्वल टू 4Q प्लस R हो गया। अब देखते हैं आगे स्टेप में कि I का पावर P को हम लोग अब क्या लिखेंगे, P का वैल्यूज लिखेंगे 4Q प्लस R। I का पावर 4Q प्लस R हो गया। अब ये प्लस है तो आप घातांक में पढ़े होंगे कि ये प्लस है तो इंटू हो जाएगा I का पावर R। अब इसे I का पावर 4 का पावर Q लिख सकते हैं इंटू I का पावर R, ये 1 का पावर Q हो गया इंटू I का पावर R, तो ये फाइनली 1 हो जाएगा इंटू I का पावर R। रिजल्ट हमारे पास I का पावर R होगा। और देखेंगे कि R यहां हमारे पास शेष है, रिमाइंडर है, इसलिए इसकी वैल्यूज हमेशा 4 से लेस देन होगा। यहां आप लिख सकते हैं वेयर 0 से लेकर R का जो वैल्यू होगा वो 4 से लेस देन होगा। मतलब यहां जो R है वो 0 से लेकर इसकी वैल्यूज 4 से लेस देन होगा। मतलब I का पावर 0 हो सकता है, I का पावर 1 हो सकता है, I का पावर 2 हो सकता है और I का पावर 3 हो सकता है। अगर I का पावर 0 हुआ तो इसकी वैल्यू 1 लिखेंगे। अगर I का पावर 1 है तो आप उसे I में ही रख सकते हैं या आप रूट अंडर -1 लिख सकते हैं। अगर ये I स्क्वायर होता है तब आप इसे -1 रख सकते हैं। अगर ये I का पावर क्यूब होता है तो आप इसे -I लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम बड़े घात को सिंप्लीफाई करके छोटे घात के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, इसके लिए एक उदाहरण की बात करते हैं। सपोज करते हैं कि I का पावर 1003 को सिंप्लीफाई करना है, मतलब उसके घात को सिंप्लीफाई करना है और छोटे घात में परिवर्तित करना है, या आप कह लें कि उसको आप इसकी वैल्यूज आप इसको बताना है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि 1003 को 4 से भाग देंगे। चलिए ये 2 बार लग गया, 4 दूना 8 हो गया, 2 और 0 ये 5 हो गया, 20 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 आ गया, नहीं लगेगा तो 0 रख लेंगे, तो इसका रिमाइंडर 3 हो गया। इसका अर्थ हो गया कि I का पावर 1003 को I का पावर 4 इंटू 250, चलिए 250, 4 गुना 250 और प्लस इसका रिमाइंडर 3 हो गया। इसे I इंटू 4, I का पावर 4 इंटू 250 लिख सकते हैं। ये प्लस है तो इंटू I का पावर 3 हो गया। इसे हम लोग I का पावर 4 का पावर 250 लिख सकते हैं इंटू I क्यू, ये 1 का पावर 250 इंटू I क्यू हो गया। अब ये 1 का पावर 250 है, इसकी वैल्यू 1 होगा इंटू I क्यू, तो फाइनली I क्यूब हो गया। और I क्यूब का वैल्यू हमारे पास -I है तो आप इसे -I लिख सकते हैं। ये I का पावर 1003 है, माने I का पावर 1003 है और इसकी वैल्यू -I के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से, इस रूल के अनुसार से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग स्टूडेंट इसके ऋणात्मक घात की बात करेंगे, I के ऋणात्मक घात की बात करेंगे और साथ में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। धन्यवाद।